हाँ जी। वेलकम है आपका स्टडी आई क्यू सी एस में। स्टडी आई क्यू सी एस में आपका स्वागत है। मैं निर्मल आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, पॉलिटी पढ़ाने जा रहा हूँ। आज हमारे पॉलिटी के क्लास 4 के, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। कल भी हमने क्या डिस्कस करा था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये वही थर्ड चैप्टर हमारा अभी चल रहा है। आज हम स्टार्ट करेंगे गवर्नमेंट ऑफ 1858, यानी जितने भी अधिनियम पढ़ेंगे वो किसका अधीन पढ़ेंगे, सारा ब्रिटिश क्राउन के अंदर जितने भी संवैधानिक विकास किया था वही हम आज पढ़ेंगे। तो क्या क्या किया था देखो, पहले मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, फिर इसको डिटेल में बताऊँगा, है ना। तो प्लीज़ बने रहिए। रूल ऑफ कंपनी किसके द्वारा रिप्लेस कर दिया गया, ब्रिटिश क्राउन के अंदर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का समाप्त कर दिए गए। इंडिया काउंसिल बना दिया, जिसको अध्यक्ष कौन करता था, चीफ सेक्रेटरी करता था। उसको असिस्ट करने के लिए 15 लोगों के एक 15 सदस्यों की क्या बना दी, परिषद बना दिया गया। जो गवर्नर जनरल था उसको वायसरॉय कहलाने लगा। जो पहला वायसरॉय कौन बना, हमारा लॉर्ड कैनिंग पहला वायसरॉय बना। आप समझिए थोड़ा डिटेल में क्या होता है, कहानी समझिए, अब मज़ा आने वाला है आपको। सबसे पहले क्या होता है, 1857 की क्रांति होती है। 1857 की क्रांति क्यों होती है? 1857 की क्रांति कहने की असंतुष्टि की वजह से क्यों होती है? असंतुष्टि की वजह से क्यों होती है ये? देखो क्या थी, कंपनियों ने ऐसी बहुत सारी नीतियाँ बनाई नीति, और नीति कहने के कंपनियों के लिए क्या थी, बहुत सही थी। पर जो किसान थे, जमींदार थे, राजा थे, नवाब थे, उनके लिए क्या थी नीति, कहीं ना कहीं क्या थी नीति, बहुत ज़्यादा गलत थी। अब क्या होता, देखो क्या होता है, ये जो नीतियाँ बनाते हैं, जितनी भी नीतियाँ बनती है वो कहीं ना कहीं क्या करती है, असंतुष्ट करती है। किनको असंतुष्ट करती है? राजाओं को। हाँ, जो राजा को असंतुष्ट करती है, राजा, जमींदार, किसान, सारे असंतुष्ट होते हैं। और साथ साथ क्या होता है, बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि किसानों का शोषण हो रहा था यहाँ तक कि जमींदारों का, जबकि जमींदारों के मज़े थे, जमींदार बहुत पैसा कमा रहे थे, फिर भी कहीं ना कहीं उनकी ज़मीनें क्या हो रही थी, उनकी ज़मीनें नीलाम हो रही थी, जिसकी वजह से क्या थे, वो बहुत ज़्यादा दुखी थे। इन सब का परिणाम क्या निकला, एक विद्रोह के रूप में सामने आया। किसके रूप में सामने आया? एक विद्रोह के रूप में सामने आया। कौन सा विद्रोह था? 1857 का विद्रोह, यानी 1857 की क्रांति। क्यों हुई क्रांति? क्यों? क्योंकि उनकी नीतियाँ क्या थी, किसी के पक्ष में नहीं थी। अब जो चीज़ हमारे पक्ष में ना हो, वो चीज़ को कहीं ना कहीं जो नीति हमारे पक्ष में ना हो, उस नीति को लेकर कहीं ना कहीं हमारे मन में क्या आ जाती है, नेगेटिविटी आ जाती है। अब नेगेटिविटी आती है तो कहीं ना कहीं हम क्या सोचते हैं, फिर क्रांति का सोचते हैं, या विद्रोह करने का सोचते हैं, या फिर उस नीति के खिलाफ जाने की सोचते हैं। तो ऐसे ही हुआ, कुछ राज्यों में क्या किया, उस नीति के खिलाफ गए। कौन कौन? जैसे बहुत बड़ा नाम आता है, जैसे हमारे सबसे पहले जो मुगल सम्राट थे, उनको तो ज़बरदस्ती क्या बना दिया, इस क्रांति का राजा कौन थे, वो राजा बना, कौन थे वो? बहादुर शाह जफर सेकेंड। उनको क्या कर दिया गया, इस नीति का भैया लीडर बना दिया उनने, इस विद्रोह का लीडर बना दिया, नीति का नहीं, सॉरी, विद्रोह का क्या बना दिया, लीडर बना दिया, क्रांति का, है ना। वो बेचारे वैसे फंस गए। और फिर जो दूसरे लोग थे, वो देखो दूसरे जो बहुत फेमस नाम आते हैं, कौन कौन से नाम आते हैं इसमें, बहुत फेमस हमारा रानी लक्ष्मीबाई का नाम आता है, बेगम हजरत महल का आता है, नाना तात्या तोपे का नाम आता है। यानी ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी थे जिन्होंने क्या कर दिया, कहीं न कहीं उनकी नीतियों के खिलाफ, किसी कंपनियों की नीतियों के खिलाफ क्या कर दिया, एक क्रांति छेड़ दी। पर क्रांति का रिजल्ट क्या निकलता है, कंपनी के पक्ष में निकलता है। क्या होती है इसमें, कंपनियों की विजय होती है। और कहीं ना कहीं क्या होती है, जो भारतीय राजा थे उनकी क्या होती है, हार होती है। क्यों होती है उनकी हार? कहीं ना कहीं उनमें एकता नहीं थी, अच्छी सेना नहीं थी, और बहुत सारे कारण थे जो हम इसी इतिहास में पढ़ेंगे, अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। अब मैं आगे की बात करता हूँ, वापस 1858 के एक्ट के बारे में। देखो 1858 के एक्ट के बारे में बात करता हूँ, उसको बता देता हूँ क्या क्या था। अधिनियम लाया गया था 1858 में, है ना। क्यों लाया गया था? कहीं ना कहीं क्या था, ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या सोचती थी, जो कंपनी है कहीं ना कहीं क्या हो रही है, विफल हो रही है। कहीं ना कहीं क्या हो रही है, विफल हो रही है। किसको लेके? भारत की लोग को लेके। तो उन्होंने एक अधिनियम जारी कर दिया।
उस अधिनियम में क्या कर दिया, कहीं ना कहीं यहीं से उनका बोरिया बिस्तर उठ जाता है। किसका बोरिया बिस्तर उठ जाता है? कंपनी का बोरिया बिस्तर उठ जाता है। सब समझिए 1858 का अधिनियम। हाँ, अब समझिए 1858 का अधिनियम। सबसे पहले क्या किया था इसमें, जो कंपनी के अधीन जो भारत का शासन चल रहा था, अब उसको किसको ट्रांसफ़र कर देगा, उसको ट्रांसफ़र कर दिया डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंदर। यानी अब कौन संभालेगा? डायरेक्ट अंग्रेज संभालेगी। पहले क्या था, जो कंपनी के एजेंट के रूप में काम कर रही थी, किसको संभालने का? भारत के शासन को संभालने का एक एजेंट का काम कर रही थी। अब क्या हुआ, इस एजेंट को हटा दिया, डायरेक्ट अब कौन कंट्रोल करेगा? डायरेक्ट ब्रिटिश ही कंट्रोल करेंगे। दूसरी बात क्या हुई इसमें, अब देखो पहले दो बोर्ड हुआ करती थी, दो बोर्ड थी वही अलग अलग काम के लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इन दोनों को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। क्यों? कोई काम ही नहीं बचा ना। ये पहले क्या करती थी? कंपनी को कंट्रोल करती थी। अब कंपनी नहीं है तो इनके क्या काम, इनको हटा दो। अब देखो इसकी एक बहुत बड़ा, देखो क्या निकलता है इसमें, बहुत भ्रष्टाचार सामने आता है। भ्रष्टाचार क्यों सामने आता है? क्या करते थे, कुछ दिन के लिए वही जाते थे शासन करने और बड़ा पैसा कमा के लाते थे। कहीं ना कहीं ये बात किसको पसंद नहीं आ रही थी? ब्रिटिश पार्लियामेंट को पसंद नहीं आ रही थी। भाषा में यहाँ मेहनत हम करें और कमा के कौन लाते हैं? ये लोग लाते हैं, तो क्यों ना इनके शासन नहीं हटा दो। तो क्या करती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों को क्या कर दिया गया? हटा दिया। और इसके बदले एक परिषद बना दी जिसका नाम है भारतीय परिषद, यानी इंडियन काउंसिल बना दी। अब क्या है इसका काम? ये काम क्या करेगी, पूरे भारत के शासन को संभालने का काम करेगी। उसको हेड कौन करेगा? इसको हेड करेंगे चीफ सेक्रेटरी। एक नया पद बना दिया गया, ध्यान रखना, चीफ सेक्रेटरी यानी भारत का सचिव। एक नया पद निर्मित किया गया इस अधिनियम में। ये क्या करेगा? ये पूरे भारत के शासन को देखेगा, परखेगा। उसको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर की क्या बना दी? काउंसिल बना दी, जिसको मैंने अभी बता रहा। वो कितने मेंबर थे उस इंडिया काउंसिल में? 15 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? 15 मेंबर थे। अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो अब मैं बताने जा रहा हूँ, जो पहले गवर्नर जनरल हुआ करता था। कौन? गवर्नर जनरल। अब उसको क्या बना दिया गया? अब वॉइसरॉय बना दिया गया। सिर्फ नाम चेंज करा, बाकी पद, गरिमा, जो कार्य, फंक्शन सब कुछ वही रहेंगे, सिर्फ नाम चेंज कर दिया गया। और पहला वॉइसरॉय कौन बना? पहला वॉइसरॉय बना लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग क्या बना? पहला वॉइसरॉय बना। ये था हमारा क्या, 1858 का अधिनियम, भारतीय इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। देखो इसमें कहीं ना कहीं देखो इतनी ज़्यादा नहीं मिलेंगे प्रोविज़न, छोटे मोटे प्रोविज़न समझ लो यहीं पर, है ना। क्या था इसमें? पहला समझो, पहला प्रोविज़न्स क्या है इसमें क्या कर दिया गया? कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिला। अब क्या था, 1773 में आते हैं वापस फिर फ्लैशबैक में आता हूँ मैं। 1773 में क्या कर रहा था, जो मद्रास और बॉम्बे था, किसके अधीन कर दिया गया? बंगाल के अधीन कर दिया गया था। अब क्या हुआ, अब क्या कर दिया गया इसमें, इस अधिनियम में 1861 के अधिनियम में जो पावर मद्रास और बॉम्बे से ली थी उनको वापस कर दी गई। अब बंगाल से उनका जो अधीन था वो हटा दी गई। अब तीनों क्या है, स्वतंत्र रूप हो गए, उनकी वापस पावर उनको दे दी गई। क्यों? क्योंकि अब देखो क्या है, यहाँ पर कौन संभाल लेगा? सिर्फ सेक्रेटरी संभाल लेगा, थोड़ा ना कंपनी है जो हर क्षेत्रों को संभालेगी। यहाँ पर कौन संभाल रहा? अब सिर्फ सेक्रेटरी इंडिया काउंसिल संभाल रही, पूरा ब्रिटिश सरकार संभाल रही, तो उनको क्या करना पड़ा? पूरे राज्य को जोड़कर रखना पड़ेगा। अब इसमें क्या, जो काउंसिल थी उसको 4 मेंबर से लेकर कितने मेंबर कर दी गई? 5 मेंबर कर दी गई। और CLC जिसकी स्थापना कब की गई थी? अब कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, है ना। इसकी स्थापना की गई थी, उसमें क्या कर दिया गया, जो पहले 6 मेंबर थे अब उसको क्या कर दिया गया? 12
मेंबर कर दिए गए। अब क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं मेंबर बढ़ती जा रही। क्यों मेंबर बढ़ती जा रही, क्यों कहीं कहीं ना कहीं शासन बढ़ता जा रहा है। तो शासन बढ़ता जा रहा है तो लोगों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ रही है ना, कानून बनाने में, बिल बनाने में। तो ज़्यादा लोग आएंगे। अब यहाँ पर पोर्टफोलियो इंट्रोड्यूस हुआ जो आज भी विद्यमान है। क्या है पोर्टफोलियो सिस्टम? एक पद है, मतलब समझो क्या होता है, सब पहले क्या होता है, एक ही तो वही सब, तू ये भी संभाल ले, तुम ये भी संभाल लो, ये भी संभाल लो, ये नहीं। अब क्या करे, सब एक मेंबर तो एक पद दे दिया गया है। जैसे आज हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ ना, जैसे हमारा निर्मला सीतारमन इकोनॉमिक अफेयर संभालती है ना, हमारा अमित शाह क्या संभालते हैं, हमेशा होम मिनिस्ट्री संभालते हैं। तो ऐसे सबको क्या कर दिया, पद दे दिया गया। ऐसे ही इसको सिस्टम को बोलते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम, जो कब इंट्रोड्यूस किया था, 1861 में। अब क्या होता था, कभी ना कभी संसद क्या नहीं रहती थी, अस्तित्व में नहीं हो पाती, 6-7 महीने के लिए बंद रहती। तो उस समय वॉइस रो को एक पावर थी कि ऑर्डिनेंस रिलीज कर सकता है। जैसे आज प्रेसिडेंट और गवर्नर को अधिकार है, वैसे ही अब उस समय वॉइस रो को भी अधिकार था कि वो क्या कर सकता है, एक ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जारी कर सकता है। ये अध्यादेश कितने समय तक रहता है, तो ये रहता है 6 महीने तक। कितने महीने तक? 6 महीने तक। ये था हमारा 1861 अधिनियम। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, 1892 का अधिनियम। इसमें भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोविजंस नहीं है, फिर भी हमें क्या करना पड़ा, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कुछ है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समझो इस अधिनियम में क्या करा, सबसे पहले इनडायरेक्ट इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया, यानी अप्रत्यक्ष चुनाव। देखो कहीं ना कहीं लोगों की डिमांड थी कि कुछ लोग को लिया जाए, कुछ भारतीय थे जो आना चाहते थे, तो उनको भी भैया ठीक है आप आ सकते हो। पर वो क्या थे, नॉन ऑफिशियल थे, यानी अभी उनको वहाँ पर बैठने का अधिकार नहीं था। अब इसमें क्या कर दिया गया, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थे उसको वापस बढ़ा कर दिया। कितने मेंबर कर दिए गए थे, लगभग 60 मेंबर उसमें बढ़ा दिए गए थे। देखो जो वॉइस रॉय था, सॉरी वॉइस रॉय नहीं, अब क्या था, जैसे अब मान लो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट मतलब अपने CLC है ना, केंद्रीय विधानसभा परिषद, सॉरी केंद्रीय विधान परिषद। उसमें क्या था, अपने बिल लेकर आए बिल, उस बिल को एक बार में पास कर दिया जा रहा है। उसमें डिस्कस करने का कोई पावर नहीं थी किसी को, मतलब कोई डिस्कस नहीं कर सकता था। बट क्या हुआ, 1892 के अधिनियम में ये पावर दे दी गई। क्या पावर दे दी गई, डिस्कस करने की पावर दे दी गई। और साथ साथ आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते थे। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यानी इस ये बिल क्यों लाया गया, क्या काम है इसका, ये वो। बट इन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की वो थी लिमिट, ऐसे कितने क्वेश्चन पूछ सकते थे, मात्र 5 प्रश्न ही पूछ सकते थे। अब आता है हमारा 1892 का अधिनियम तो ख़त्म हो चुका है। अब आता है हमारा 1909 का अधिनियम, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहीं से क्या होता है, हमारा भारत के विभाजन की नींव यहीं से रखी गई है। समझिए इसको कहा जाता है मार्लेमेंटो रिफॉर्म अधिनियम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, मार्लेमेंटो। पहले समझ लो फिर उसको डिटेल, पहले पढ़ लो फिर उसको डिटेल में मैं समझाता हूँ, है ना। डायरेक्ट इलेक्शन है ना कर दिया गया, इसमें जो CLC का नाम बरकले इम्पीरियल कर दिया गया, है ना। 1660 को मैंने पिछले अधिनियम में पढ़ा दिया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। वो इस अधिनियम में किया गया था, है ना। कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव सेपरेट इलेक्टोरल इंट्रोड्यूस किया गया था। और वॉइस रॉय 3 इंडियन को यहाँ पर पनाह दे दी गई। सॉरी, एक इंडियन को क्या दे दी गई थी, यहाँ पर पनाह दे दी गई थी। अब समझो 1909 का अधिनियम। अब मैं समझा रहा हूँ 1909 का अधिनियम, समझो इसको क्या कहा जाता है, मार्लेमेंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। इसमें क्या रिफॉर्म किया जाता है, एक्चुअली रिफॉर्म नहीं समझता हूँ मैं, क्यों। यहीं से भारत के विभाजन की नींव
रखी गई, फिर भी समझ लो, क्या कर सकते हैं, समझना तो पड़ेगा। इसमें क्या कर दिया गया, इसमें सबसे पहले सब इम्पोर्टेंट बात समझा रहे, सेपरेट इलेक्ट्रोल का प्रावधान लाया गया। सेपरेट इलेक्ट्रोल क्या होता है, सेपरेट इलेक्ट्रोल समझो कि इसमें क्या होता है, मान लो ये जाति, कोई सी भी जाति समझ लेता हूँ, मान ए जाति है, ए जाति को मतलब ए जाति को वोट देने का अधिकार सिर्फ ए जाति के लोगों को ही है। मतलब मान लो ए जाति का कैंडिडेट खड़ा हुआ तो कौन वोट दे सकता है इसमें, ए जाति के सिर्फ उसको दे सकते हैं। ऐसे हुआ मुस्लिमों को लेकर, क्या हुआ, मान लो ये मुस्लिम है, कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हुआ चुनाव में, तो उसको वोट कौन दे सकता है, सिर्फ सारे मुस्लिम ही उनको वोट दे सकते हैं। उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम। देखिए वो समझिए इसके बारे में। इसमें क्या कर दिया, डायरेक्ट इलेक्शन का प्रावधान लाया गया है ना, जिसमें क्या है, जो प्रतिनिधित्व होते थे, जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे, उनको भी इसमें क्या कर दिया गया, लाया गया, किसके थ्रू, डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू। अब इन्होंने नाम कर दिया, CLC का नाम क्या बदल के कर दिया, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सिर्फ ये वहाँ के लिए था, ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए, बल्कि यहाँ क्या बोल दे रहे हैं, अभी केंद्रीय विधानसभा अभी भी बोली जाती थी। यहाँ से जो मेंबर है उसमें उसमें मैंने 60 बताई, उसमें 12 से लेकर 16 कर दी गई, उसमें 16 से लेकर कितनी कर दी गई, 60 कर दी गई। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अब यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरल मैंने बता चुका हूँ आपको। फर्स्ट टाइम जो वॉइसरॉय काउंसिल थी, जो वॉइसरॉय काउंसिल थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कार्यपालिका परिषद, उसमें पहले इंडियन को लाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, पहले बार कैसे इंडियंस को यहाँ पर क्या मिल रहा है, मौका मिल रहा है। तो कौन थे पहले इंडियन, वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे पहले वॉइसरॉय, पहले वॉइसरॉय काउंसिल के सदस्य, जो क्या थे, भारतीय थे। और इनको क्या बना दिया गया था, लो मेंबर बनाया गया था। ये था हमारा 1909 का अधिनियम। अब हम चलते हैं किस पर, 1919 के अधिनियम पर। बहुत ज़्यादा ये भी क्या है, महत्वपूर्ण है। समझिए इसको, पहला पॉइंट, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है इसको क्या 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 कहा जाता है, इसको कहा जाता है मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। क्या कहा जाता है, मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इसमें सब पहली बार कहीं ना कहीं द्वैत शासन देखने को मिला, यानी द्वैत शासन ने डायरकी सिस्टम को क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया था इन द प्रोविंशियल सब्जेक्ट, यानी जो राज्य के जो विषय थे उनमें क्या इंट्रोड्यूस किया गया था, डायरकी सिस्टम। देखो डायरकी सिस्टम हमें 1784 में भी देखने को मिलता है, जहाँ पर कंपनी का जो शासन था दो भागों में विभाजित कर दिया था। मतलब कौन कौन से विभाग में विभाजित किया था, तो वे कमर्शियल एक्टिविटी अलग संभालेंगे और पॉलिटिकल एक्टिविटी अलग अलग दोनों संभालेंगे। बस में क्या कर दिया गया, अब यहाँ पर लाया गया डुअल गवर्नेंस, यानी दोहरा शासन यानी द्वैत शासन। इसमें क्या होता था, जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे, जो राज्य के जितने भी विषय थे, उनको दो भागों में विभाजित कर दिया, तो ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट में। जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे, जो रिजर्व सब्जेक्ट थे, गवर्नर, जो वहाँ का गवर्नर था उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, है ना, टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब जो रिजर्व सब्जेक्ट थे वो वहाँ की जो काउंसिल थी, जो परिषद थी, वो नहीं संभाल सकती थी। पहली बार क्या किया था इस एक्ट में, एक और महत्वपूर्ण बात क्या, यहाँ पर बाई कैमरल इंट्रोड्यूस किया गया, यानी द्वैत सदन इंट्रोड्यूस किया गया। उसमें क्या किया था, उसमें दो असेंबली बनाई थी, कौन कौन सी, एक लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी वो क्या थी, लोअर हाउस था, है ना, लोअर हाउस यानी निम्न सदन था, जिसमें कितने सदस्य थे, 140 सदस्य थे।
जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें वो अपर हाउस तो यानी उच्च सदन था, जिसमें कितने मेंबर हुआ करते थे, 60 मेंबर हुआ करते थे। उनका वोट के हिसाब से था, डायरेक्ट इलेक्शन के साथ। अब इसमें क्या कर दिएगा, कहीं ना कहीं देखो, अब वॉइसरॉय जो काउंसिल थी उस समय, उसमें मेंबरों की जरूरत ज़्यादा पड़ने लग गई। तो कितने मेंबर कर दिए गए इसमें, अब 6 मेंबर 6 मेंबर कर दिए गए। और जिसमें से 3 मेंबर कहाँ से आते थे, भारत से आते हैं, यानी 3 मेंबर क्या थे उसमें, भारतीय थे। इसमें ही सबसे इसमें पहली बार क्या इंट्रोड्यूस किया गया था, पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 में। 1926 में ही क्या आया था, पब्लिक सर्विस कमीशन आया था भारत में, जो किस नाम से था उस समय, CPSC के नाम से आया था। फिर उसको बाद में क्या कर दिया गया, AFPSC कर दिया गया। फिर उसका उसको क्या कर दिया गया, UPSC कर दिया गया। देखो, इसी अधिनियम के दौरान 1928 में साइमन कमीशन आया था। क्या आया था, साइमन कमीशन, जिसमें सारे के सारे सदस्य जो थे क्या थे, वाइट मतलब सारे अंग्रेज थे। इसमें एक भी भारत को नहीं, भारतीयों को नहीं रखा गया। इसलिए जब ये कमीशन आया था तो भारत में इसके क्या नारे लगाए गए थे, साइमन गो बैक, यानी साइमन वापस जाओ। एक बात और बता देता हूँ, जो ये अधिनियम था ये लाया है 1917 में, बस को इम्प्लीमेंट कब करा, 1919 में। ये था हमारा अधिनियम 1900। अब हम स्टार्ट करते हैं 1935 का अधिनियम, यानी भारत का शासन का एक अधिनियम। अब इसमें क्या करा, सबसे पहले ऑल इंडिया फेडरेशन का स्थापना करी। किसकी स्थापना करी, ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना करी। बट ये जो स्थापना थी कहीं ना कहीं क्या था, एक बड़ी काल्पनिक थी, जो कहाँ पर करने की मैं बता देता हूँ पहले, इस फेडरेशन में कौन कौन थे। इस फेडरेशन में लिया गया प्रोविंस को, सारे राज्यों को, और प्रिंसली स्टेट, जितने भी राजाओं की जो स्टेट है उनको लिया गया था। बट कहीं ना कहीं काल्पनिक थी, जो कभी भी अस्तित्व में नहीं आ पाए। क्यों, कोई कहीं ना कहीं बहुत डिस्प्यूट होते रहे थे। अब इसमें जो सेंटर की पावर थी, जो केंद्र की पावर थी, 3 लिस्ट में विभाजित कर दिया गई। कौन कौन सी लिस्ट थी इसमें, देखिए, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्ग्रुएंट लिस्ट। जो फेडरल लिस्ट में कितने आइटम रखे गए, 59 आइटम रखे गए, है ना। और जो प्रोविंस लिस्ट थी उसमें कितने आइटम रखे गए, 54 आइटम रखे गए। और जो कॉन्ग्रुएंट लिस्ट थी, समवर्ती सूची थी, उसमें कितने आइटम रखे गए, 36 आइटम रखे गए। अब जो रेसिडुअरी पावर थे, अब जो बचे हुए सब्जेक्ट थे, जो बचे हुए विषय थे, वो किस में रखे गए, रेसिडुअरी सब्जेक्ट में रखे गए। अब ये किसके हाथों में थी, इसकी पावर थी गवर्नर जनरल के हाथों में। अब क्या कर दिया, कहीं ना कहीं देखो, जो प्रोविंस में, जो राज्य में जो डायरेक्ट सिस्टम था, जो द्वैध शासन था, वो कहीं ना कहीं अब वहाँ से ख़त्म कर दिया गया। वहाँ से क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया। अब वहाँ पर क्या लागू कर दिया गया, अब वहाँ पर लागू कर दिया गया प्रांतीय स्वय शासन, यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। अब कहीं ना कहीं देखो, पहले डायरेक्ट सिस्टम क्या था, प्रोविंस में था, अब उसको कहाँ लागू कर दिया गया, अब उसको लागू कर दिया गया केंद्र में, यानी सेंटर में भी। ध्यान रखना, वहाँ पर थी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, यानी राज्य अपना कार्यभार संभाल सकते हैं। अब उसको क्या कर दिया गया, सेंटर में भी लागू कर दिया गया। जिसमें से जो 11 प्रोविंस थे उसमें से 6 मेंबर, जो 6 प्रोविंस किसके मेंबर हुआ करते थे, उस सदन के मेंबर हुआ करते थे। अब 6 प्रोविंस कौन कौन से थे, असम, बंगाल, बॉम्बे, बिहार, मद्रास और यूनाइटेड प्रोविंसेस, छोटे मोटे राज्यों की रियासतें थी उस समय। अब यहाँ पर क्या इस्टेब्लिश किया गया, यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट किया गया फेडरल कोर्ट का। किसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया, फेडरल कोर्ट का, है ना। और काउंसिल ऑफ इंडिया को क्या कर दिया गया, हटाया गया, जो मैंने पहले ही बता चुका हूँ। अब बात करते हैं 1947 के अधिनियम के बारे में। अब देखो, इस अधिनियम को लेकर हमने कहीं ना कहीं 200 साल तक लड़ाई की है। ये था भारत के स्वतंत्रता का अधिनियम, यानी 1947 का
ये था 1947 का अधिनियम। इसने क्या कर दिया गया, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात समझना, क्या कर दिया गया, जो भारत को क्या डिक्लेयर कर देगा, इंडिपेंडेंट एंड सवर्निंग स्टेट, प्रभुत्व संपन्न राज्य। यानी कि अब कोई भी भारत पे किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं करेगा। समझ रहे हो? यानी भारत अपने नियम, अपने कानून, अपने रिलेशन दूसरों के साथ खुद बना सकता है। IR यानी इंटरनेशनल रिलेशन भी खुद बना सकता है। उसको बार बार अब आने की ज़रूरत नहीं है किसके पास, अंग्रेज़ों के पास, कि हमारा ये कर दो, हमारा काम वो कर दो। अब तुम्हारा काम खुद ही करोगे। अब इसमें क्या, एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने का निर्णय भी लिया गया। कहाँ पर, राज्यों में और केंद्र में भी। यानी एक जिम्मेदारी सरकार कहाँ पर बनी हुई, आज भी बनी हुई है, राज्यों में और केंद्र में। जो सरकार आज बनी हुई है वो कब बनाने का प्रॉब्लम लाया गया था, उसको 1947 में। और क्या किया इसमें, देखिए, जो भारत का वॉइसरॉय था, वो किसका बना दिया, भारत का वॉइसरॉय बना दिया गया। वो उसको क्या बना दिया, प्रोविंशियल गवर्नर बना दिया। किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। और साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसको 2 फंक्शन दे दिए, यानी 2 कार्य दे दिए। कौन कौन से कार्य, या तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, भारत का संविधान के निर्माण का काम करेगा, और दूसरा लेजिस्लेचर यानी साथ साथ विधायिका का काम भी करेगा, यानी कानून भी बनाने का काम करेगा। अब उसको क्या डिक्लेयर कर दिया, सॉवरेन बॉडी डिक्लेयर कर दिया। यानी जो भी वो कानून बनाएगा वो सर्वोपरि रहेगा, वो सभी देशों में मान्य रहे। हाँ, अब 3 जून को क्या हुआ, 3 जून को माउंटबेटन प्लान आया। देखो शॉर्ट में बता रहा हूँ, बट मोटा मोटा है ना, फिर इतिहास में हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। 3 जून को माउंटबेटन प्लान आया। माउंटबेटन ने क्या बोलते हैं कि आप भारत और पाकिस्तान का विभाजन करा सबसे पहले, है ना, भारत और पाकिस्तान का विभाजन करा। फिर उसके बाद क्या कर दिया, भारत को क्या दे दी जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दे दी जाएगी, सत्ता का क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। वो जितने भी स्टेट थी, जितनी भी रियासतें थी, उनको बोल दिया भारत में रहना चाहो तो भारत में रह सकते हो, स्वतंत्र रहना चाहो तो स्वतंत्र रह सकते हो, अब पाकिस्तान में मिलना चाहो तो पाकिस्तान में मिल सकते हो। तो इसी तरह से क्या हुआ, कहीं ना कहीं ये जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम भी सामने आई है ना। वो भारत के क्या हो गया था, विभाजन हो गया था। वो 14 से 15 अगस्त को क्या हो गया था, भारत आज़ाद हुआ था। वो ऐसी स्थिति में आज़ाद हुआ था जहाँ पर कई कत्ले आम भी हुए थे, बट आज़ाद हुआ था, इसकी हमें बहुत ज़्यादा खुशी भी है। ये था 1947 का अधिनियम, और सारे अधिनियम अब यहीं पर समाप्त होते हैं। अब यहीं पर हमारी क्लास ख़त्म होती है। कल हम बाकी क्लास कंटिन्यू करेंगे, इसी चैप्टर को कल कंटिन्यू करेंगे। कल हम पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन, अंतरिम सरकार, और जो भी इतने प्रोविजंस लिए गए थे, कैसे बना भारत का निर्माण कैसे हुआ, उन सभी बातों को कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।